नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज देश कहां से कहां पहुंच गया है। मेक इन इंडिया की बात कही गई थी और भारत के विकास की बात कही गई थी। एक नया भारत, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत बनाने की बात कही गई थी, लेकिन भारत को कमजोर किया जा रहा है और कमजोर करने में कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसके तमाम संगठन हैं। और भारत में जिस तरह से सांप्रदायिक गतिविधियां बढ़ी हैं और बढ़ती जा रही हैं और जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम पर है और चीन आंखें दिखा रहा है, आंखें तरेर रहा है और हमारे बहुत बड़े हिस्से को अपने में शामिल कर लिया है। इस तरह से हमारे देश में राष्ट्रीय संकट की घड़ी है और इस राष्ट्रीय संकट की घड़ी को अगर राहुल गांधी के शब्दों में कहा जाए तो देश में भारतीय जनता पार्टी केरोसिन तेल यानी मिट्टी का तेल छिड़क चुकी है। राहुल गांधी ने यह बात लंदन में एक प्रोग्राम में कही। आइडिया फॉर इंडिया कार्यक्रम में उन्होंने इस बात को कहा था और देश की समस्याओं से दुनिया को अवगत किया था और मोदी सरकार को ललकारा था कि भारत की ऐसी स्थिति, ऐसी बदहाल स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए विश्व समुदाय को और भारत के 60% वोटर जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं, सबको उठ खड़ा होना होगा और देश को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आंदोलन करना होगा। राहुल गांधी की यह चिंता जायज है क्योंकि देश की जो स्थिति है बहुत ही नाजुक है और बहुत ही गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी की समझ में नहीं आ रहा है कि वह देश के साथ न्याय कर रही है या अन्याय कर रही है, लेकिन बाकी विपक्ष और देश की जनता यह देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी देश के साथ गद्दारी कर रही है, अन्याय कर रही है और देश को रसातल की ओर ले जा रही है। न सिर्फ देश को बल्कि संविधान भी के लिए भी संकट खड़ा हो गया है, लोकतंत्र के लिए संकट खड़ा हो गया है और जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है और भारतवर्ष के तमाम धर्मों के बीच नफरत और कटुता के बीज बोए जा रहे हैं, वह किसी से छिपा नहीं है। अगर ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में मिट्टी का तेल छिड़का जा रहा है, बस एक चिंगारी की जरूरत रहेगी जिसे भारतीय जनता पार्टी वो चिंगारी भी कभी भी लगा सकती है और इसके लिए पूरा बंदोबस्त उसने कर लिया है। तो राहुल गांधी की यह चिंता हमारे लिए एक सबक की बात है, आपके लिए और देशवासियों के लिए भी एक सबक की बात है और इससे कुछ नसीहत लेनी चाहिए और राष्ट्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचेंगे तो बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। बुरी स्थिति तो वैसे हो ही चुकी है, लेकिन इससे भी बुरी स्थिति होने वाली है 2025 तक। 2025 के पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदू संगठन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उसी के लिए ये सारे खुराफात की जा रही है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, हिजाब, हलाल और मुसलमानों के तमाम समस्याओं को उठाया जा रहा है और मुसलमानों को दोयम दर्जे का इंसान साबित करने और उनकी नागरिकता छीनने के लिए कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कोशिश तो कई साल पहले 2019 से ही कर रही है, जब दूसरी बार जीत करके भारतीय जनता पार्टी आई थी। उसी के साथ ही उसने CAA NRC कानून ला करके बहुजन समाज के अधिकांश लोगों और दलित समाज के बहुत सारे लोगों और अल्पसंख्यकों के वोट के अधिकार को, उनकी नागरिकता को खत्म करने के लिए इन कानूनों को लाया गया था, लेकिन सफल नहीं हुए। इतना बड़ा आंदोलन, इतना बृहद आंदोलन, राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन हुआ
जिससे भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा। CAA एनआरसी में कामयाब ना होने के बाद अब उनके पास जो दूसरा हथकंडा बचा है वो है लोगों के बीच नफरत के बीज बोना, सभी धर्मों में गलतफहमियां पैदा करना और मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाना और उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना और मुस्लिम समाज से संबंधित या मुगल काल से संबंधित जितने भी पर्यटन स्थल हैं, मस्जिद हैं, मीनार हैं, पूरा अवशेष हैं, सबको ध्वंस कर देना और सबको ध्वंस करके वहां पर मंदिर बनाना। तो इस तरह से देश की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, यह तो चिंताजनक हो ही गई है। लेकिन जो हमारी विदेश नीति है और उस विदेश नीति के तहत जिस तरह से चीन हमें आंखें दिखा रहा है और भारत के डोकलाम और लद्दाख में अपनी सेना तैनात कर दिया है। डोकलाम और लद्दाख भारतीय क्षेत्र है, लेकिन भारतीय क्षेत्र में उसकी सेना घुस आई है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को चीन मानता ही नहीं कि यह भारत का हिस्सा है। और न सिर्फ इतना ही बल्कि भारतीय क्षेत्र में चीन ने कई गांव भी बसा लिए हैं और अभी तो पैंगोंग झील पर उसने पुल भी बना लिया है जिससे कि उसे यातायात, सैनिक यातायात के लिए सुविधा होगी। तो पूरी तैयारी चीन कर लिया है भारत को हड़पने के लिए, भारत के एक बहुत बड़े भूभाग को हड़पने के लिए। और हमारी सरकार है कि सांप्रदायिक दंगों और हिस्टोरिकल प्लेसेज के चक्कर में है और हिंदू मुस्लिम कर रही है। हमारे देश की राष्ट्रीय एकता चारों तरफ से खतरे में है। सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, हमारी विदेश नीति, सभी पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सब कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वह तो चाहती है कि भारत एक सांप्रदायिकता की आग में झुलसे और उसी के तहत उसे फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत मिले, क्योंकि उसके पास अब कोई एजेंडा नहीं रह गया है। विकास के बारे में बताने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। नए भारत के निर्माण के लिए उसने क्या किया, उसके पास कुछ नहीं है बताने के लिए। बहुजन समाज के लिए, दलित समाज के लिए और शोषित वर्ग के लिए, कमेरा वर्ग के लिए उसके पास क्या कार्यक्रम है और किस तरह से किसानों को उसने खुश किया है, किस तरह से उसने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कह करके उसे धोखा दिया है और MSP पर गारंटी पर कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। और आंदोलनरत किसानों से जो वादा किया गया था वो वादा खिलाफी की गई है, गद्दारी की गई है किसानों के साथ। ऐसे में देश का माहौल हर तरफ, हर वर्ग में, हर जाति में, हर धर्म में गुंजायमान है और हर जगह से जो खबरें आ रही हैं, जैसी स्थिति बिगड़ चुकी है और बिगड़ती जा रही है और बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है, उससे अगर आहत होकर के राहुल गांधी कहते हैं कि देश में केरोसिन का तेल पूरे देश में छिड़क दिया गया है, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनकी इस बात को मानना ही पड़ेगा। केरोसिन छिड़कने का मतलब कि केरोसिन छिड़का ही नहीं गया है, बल्कि एक ऐसा वातावरण, ऐसा भय का वातावरण बनाया गया है, ऐसा डर का माहौल बनाया गया है और ऐसी स्थिति बनाई गई है कि जिससे देश को खतरा उत्पन्न हो गया है और देश सांसत में है और देश बचेगा या नहीं बचेगा इस पर भी हमें सोचना होगा। तो जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके भारतीय जनता पार्टी वोट जीतना चाहती है, यह कोई तरीका नहीं है, बल्कि तरीका तो है वो प्रजातांत्रिक ढंग से वोट को प्राप्त करे, विकास के नाम पर देश में चलाए जा रहे अपने कार्यक्रमों के आधार पर और लोगों की सुख सुविधाओं के आधार पर उसे वोट हासिल करना चाहिए और संविधान में इसी की व्यवस्था की गई है। लेकिन जिस तरह से नाजायज तरीकों से भारतीय जनता पार्टी शुरू से जीतती आई है और अब भी उसी ढंग से जीतना चाहती है, बल्कि अब और आक्रामक होकर के सांप्रदायिक
दंगों को भड़काना चाहती है, हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, हिजाब, हनुमान चालीसा, हलाल, बुलडोजर और धर्म संसद, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो कस्में खाई जा रही हैं, ऐसा पहले देश में कभी नहीं हुआ है। और देश की एकता के सामने और देश के सांप्रदायिक माहौल जो बना हुआ था देश में, उसका ताना बाना बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के इन देशद्रोही कार्यक्रमों के प्रति भारत की जनता जागरूक नहीं होगी, भारत की जनता नहीं उठ खड़ी होगी, तो विपक्ष कुछ नहीं करने वाला है, इतना तो जान लीजिए। विपक्ष को डर है कि अगर हम सांप्रदायिकता के खिलाफ बोलेंगे तो हमारा हिंदू वोट खिसक जाएगा, और हम मुसलमानों के पक्ष में बोलेंगे तब भी हमारा हिंदू वोट खिसक जाएगा। और हिंदू वोट जो 80% है, उसे कोई भी नहीं खिसकने देना चाहता है, न भारतीय जनता पार्टी और न विपक्ष। इसलिए हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, सांप्रदायिकता और मुसलमानों के साथ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला विपक्ष नहीं है। इसके लिए भारत की धर्मनिरपेक्ष शक्तियों, भारत के बुद्धिजीवियों और भारत के वो हिंदू जो सांप्रदायिक नहीं है, जो धर्मांध नहीं है, जिनके दिमाग में धर्मांधता के कीड़े नहीं बुलबुलाते हैं, उन लोगों को उठ खड़े होने की जरूरत है। खास करके बहुजन समाज के 85% लोगों को के लिए यह चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर रही है, क्या आप चुप बैठे रहेंगे? सबसे बड़ी ताकत इस लोकतंत्र ने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो दिया है, वो है वोट पर चोट। वोट पर चोट करके बड़े बड़े तानाशाहों को का ध्वंस किया गया है, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो फासिस्टवादी हो, चाहे वो जर्मनी के तानाशाह हो, कहीं के भी हों। वोट पर चोट के जरिए ही लोगों की आंदोलन की छवि की वजह से ही इन कुठाराघात करने वाली शक्तियों का नाश हुआ है। और उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का नाश करने के लिए हमारे समाज के अधिकांश वर्ग जो प्रताड़ित हैं, सबको सामने आना चाहिए। और आज की तिथि में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो प्रताड़ित न हो। छात्रों को, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, विकलांग तो खुद ही अपाहिज है, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार बैठे हुए हैं। महिलाओं की स्थिति है कि अपराधों में बढ़ोतरी हो गई है। किसानों की यह स्थिति है कि वे साल भर आंदोलन करते हैं और उसके बाद उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। जो उनके साथ न्याय करने की बात कही गई थी, वादा किया गया था, एमएसपी पे गारंटी सहित 5-6 बातें और थी, सबको ठेंगा दिखा दिया मोदी ने। और जिस तरह से उन्होंने पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को अगर पता किया जाए तो इस समय सेना के लोग भी, पुलिस बल के लोग भी, अर्धसैनिक बल भी इस सरकार से खुश नहीं हैं। वे इनका हुक्म तो जरूर बजाते हैं क्योंकि ये सत्ता में हैं, लेकिन इनसे खुश कोई नहीं है। यहां तक कि इनके कर्मचारी भी नहीं खुश हैं, क्योंकि कर्मचारियों का भी उद्देश्य होता है देश सेवा करना और देश के लिए काम करना। और सेना के जवानों का तो काम होता ही है, जिसे कि सारी दुनिया जानती है, आप जानते हैं, हम जानते हैं, सब जानते हैं कि सेना के जवानों की नियुक्ति की जाती है देश की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए। तो उन्हें तो हुक्म बजाना ही पड़ेगा सरकार का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इतनी समस्याओं के होने के बावजूद भी चुनाव जीतती जा रही है राज्यों में, और जितनी भी एंटी इनकम्बेंसी है, इसका उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और चुने हुए लटकों झटकों से वो चुनाव जीत रही है, जो कि लोकतांत्रिक नहीं है, जो संवैधानिक नहीं है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र के चारों स्तंभों का चीरहरण करना शुरू कर दिया है, और जिस तरह से इस देश की जनता में हाहाकार मचा हुआ है सांप्रदायिकता को लेकर के, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के,
और सांप्रदायिक दंगों को लेकर के हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, सांप्रदायिक गतिविधियों के लिए, उसके लिए जनता भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को गठित की गई थी। उसके बाद से ही इसे एक सांप्रदायिक पार्टी के रूप में जाना गया था और सांप्रदायिकता का जहर फैलाना ही इसका शुरू से मंतव्य रहा है। एक तरफ समानता के अधिकार और आरक्षण के लिए अगर बीपी सिंह सक्रिय होते हैं और मंडल आयोग को लागू कर देते हैं तो इसे सांप्रदायिकता का कार्ड दिखाई देता है। और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के शीर्ष नेतृत्व के आडवाणी जी रथ यात्रा शुरू कर देते हैं और वहीं से इनकी सांप्रदायिक यात्रा भी शुरू हो जाती है। और वो यात्रा आज ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जो एक समुदाय विशेष को, उस समय तो सिर्फ अयोध्या का मामला था, लेकिन अब तो जितने भी मुस्लिम समाज के मस्जिद हैं, जितने भी पुरावशेष हैं, जितने भी चर्चित टूरिस्ट प्लेस हैं, ताजमहल, कुतुब मीनार वगैरह भी, सब कुछ इनके निशाने पर है। और 1990-91 में तो सिर्फ अयोध्या का मस्जिद, बाबरी मस्जिद ही इनके निशाने पर था, लेकिन अब पूरा भारत देश इनके निशाने पर है। और इस देश की साझा संस्कृति इनके निशाने पर है, इस देश की साझा विरासत इनके निशाने पर है और इस देश की कम्युनल हार्मोनी इनके निशाने पर है। भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहती है कि भारत का विकास हो। भारतीय जनता पार्टी गरीबों को गरीब बनाए रखना चाहती है और अमीरों को अमीर बना चुकी है और बनाती जा रही है। अडानी अंबानी कहां से कहां पहुंच गए और इधर बेरोजगारों की संख्या या जो काम कर रहे थे, नौकरियां कर रहे थे, वे छोड़ करके अपने घरों पर बैठे हुए हैं और उन्हें फिर से नियोजित करने का कोई प्रयास या कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जा रहा है। इस तरह से भारत राष्ट्र में जिस तरह से अफरा तफरी मची हुई है, सांस्कृतिक विद्वेष की भावना और हिंदू राष्ट्र बनाने का जुनून सवार है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर, इसे सारी दुनिया देख रही है। और दुनिया के देशों में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फजीहत हो रही है, चाहे वो अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो और चाहे विदेशी मीडिया हो, सब इनको निशाने पर ले रहे हैं। और जिस तरह से एक सांप्रदायिक एजेंडे में ये कामयाब हो जाते हैं और 3-4 राज्यों के चुनाव जीत लेते हैं तो इनका मनोबल और बढ़ गया है और अब उसी बिना पर उसी सांप्रदायिक विद्वेष को इतना भड़काना चाहते हैं कि पूरा देश आग में भले ही जल जाए, लेकिन इन्हें 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना है और इन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो इसी हिंदू राष्ट्र और लोकसभा चुनाव में फतह के लिए भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी कर रही है उसे देश माफ नहीं करेगा, पूरी दुनिया माफ नहीं करेगी, इंसानियत माफ नहीं करेगी और उसके इस कारनामों की चारों तरफ भर्त्सना हो रही है। ऐसे में अगर राहुल गांधी कहते हैं कि पूरे देश में मिट्टी का तेल छिड़क दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया भी कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती है, बल्कि उन्हें याद दिलाया जाता है कि 1984 के दंगों में जो कुछ किया था कांग्रेस ने, उसकी याद दिलाई जाती है। 1984 के दंगे इंदिरा गांधी के हत्या के बाद हुए थे, जो स्वतः ही स्फूर्त थे, उसमें कांग्रेस का या किसी का वो नहीं था, क्योंकि सिखों ने मारा था पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को, इसलिए एक भारत का जन समुदाय सिखों के खिलाफ हो गया था उस समय। लेकिन उस समय से लेकर के अब तक गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका है और मुस्लिम समाज के लोग सिख समाज के लोग भूल भी चुके हैं कि सिख दंगा हुआ था, क्योंकि वो प्रायोजित नहीं था, क्योंकि वह स्वतः स्फूर्त नहीं था, स्वतः स्फूर्त था, अपने आप हुआ है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी उन दिनों का हवाला नहीं दे सकती है। और आपको बता दें कि 1984 के बाद भारतीय कांग्रेस की सरकार भी पंजाब में बन चुकी है और आप सरकार के पहले कांग्रेस की ही सरकार थी, तो माफ कर चुके हैं उनको, लेकिन तुम्हें कोई माफ करने वाला नहीं है। जिस तरह से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर के नागालैंड तक
भारत को आग के हवाले कर रहे हो, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सांप्रदायिक गतिविधियां कर रहे हो, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शपथ ले रहे हो, और जिस तरह से तलवारों का, कट्टों का, हथियारों का, बंदूकों का प्रदर्शन कर रहे हो, वो चाहे रामनवमी की शोभा यात्रा हो और वो चाहे आरएसएस की सांप्रदायिक यात्रा हो। आरएसएस इस मामले में बहुत कुख्यात है और दुनिया का, भारत का नंबर 1 का आतंकी संगठन माना जाता है। जब से इसके यहाँ ट्रेनिंग दी जाने लगी है, जब से इसके यहाँ शस्त्र की पूजा की जाने लगी है, जब से इसके यहाँ मानवतावाद के स्थान पर सांप्रदायिकतावाद की स्थापना करने और मुसलमानों को भारत से खदेड़ देने या उनका नरसंहार करने की बात कही जाने लगी है, तब से न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के देशों में आरएसएस की भद्द पिट रही है और हर लोग आरएसएस को एक आतंकी संगठन भी मानता है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि सांप्रदायिकता ही नहीं बल्कि आतंकवादियों के रूप में भी, एक आतंकवादी संगठन के रूप में भी आरएसएस को जाना जाता है और दुनिया भर की कई वेबसाइट, कई मीडिया संस्थानों ने भी इसके बारे में सूचनाएं दी है। तो जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भारत में अगर काबिज है, सत्ता में है, अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए वो जिस ढंग से भारत को तबाह कर रही है, भारत को आग के हवाले कर रही है और भारत की साझा संस्कृति को नष्ट कर रही है और मुसलमानों, दलितों और भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या को तबाह कर रही है, वह किसी से छुपा नहीं है और इसके लिए सकारात्मक प्रयास करने के लिए कोई और नहीं आएगा। विपक्ष भी आपका साथ नहीं देने वाला है, इसलिए आपको ही इसके बारे में सोचना होगा और एक अहिंसक आंदोलन और पुरजोर कोशिश के तहत भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए अगर सोचते हैं, तभी इस देश का कल्याण हो सकता है, तभी इस देश में सांप्रदायिक गतिविधियों पर रोक लग सकती है, तभी इस देश में दंगों पर रोक लग सकती है और तभी देश आगे बढ़ सकता है, तभी भारत का और नए भारत का विकास हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।